नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है पति की सच्चाई। मेरा नाम संगीता है। मेरी उम्र 60 वर्ष है। मेरी 2 बेटियां हैं जिनकी सारी जिम्मेदारी मैं पूरी कर चुकी थी। मैं अपनी दोनों बेटियां अंजलि और आरुषि को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियां से छुट्टी पा चुकी थी। मैं और मेरे पति संतोष हम दोनों आपस में सुखपूर्वक रह रहे थे। बड़ी बेटी अंजलि की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु वह मां नहीं बन सकी थी। अब इतने दिनों बाद कृत्रिम गर्भाधारण पद्धति से वह गर्भवती हुई थी। डॉक्टर ने उसे पूर्ण विश्राम की सलाह दी थी। उनकी देखभाल के लिए उसके घर में कोई महिला सदस्य नहीं थी, इसलिए मेरा बेटी के यहाँ जाना आवश्यक था। लेकिन मैं निश्चित थी, क्योंकि मुझे अपनी काम वाली बाई बिमला पर पूर्ण विश्वास था कि वह घर और संतोष दोनों की देखभाल अच्छी तरह से कर लेगी। संतोष हमेशा से छोटे बच्चों की तरह थे। अपने लिए एक कप चाय बनाना भी उनके लिए मुश्किल काम था। बिमला के रहने के कारण मैं बिना किसी चिंता के आराम से चली गई थी। कुछ दिनों बाद अंजलि के घर में प्यारी सी गुड़िया का आगमन हुआ। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। संतोष भी गुड़िया से मिलने आए थे। वह भी 2-3 दिन वहाँ रहे थे और फिर बेटी अंजलि से बोले, तुम्हारी मम्मी को मेरे लिए टाइम पास का अच्छा इंतजाम करके आना चाहिए था। घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े थे और मैं शर्मा गई थी और संतोष से धीमे से बोली थी, आप भी बच्चों के सामने तो सोच समझ कर बोला करिए। मुझे इतनी लज्जा आ रही थी कि मैं चुपचाप उठकर रसोई में चली गई थी। मैं हैदराबाद से 3 महीने तक नहीं लौटी थी। अंजलि की बेटियां बहुत कमज़ोर थी और उसे पीलिया भी हो गया था। वह 10-12 दिन तक इंक्यूबेटर में रही थी। अंजलि के टाके भी नहीं सूख पा रहे थे, इसीलिए मैं चाह कर भी जल्दी नहीं लौट सकी। मेरा लौटने का प्रोग्राम कई बार बना और कई बार कैंसिल हुआ। इसीलिए आखिर में जब मेरा टिकट आ गया तो मैंने मन ही मन संतोष को सरप्राइज देने के लिए सोचकर कोई सूचना नहीं दी और बेटी अंजलि को भी अपने पापा को बताने के लिए मना कर दिया। दोपहर का 1 बजा था। मैं एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे अपने घर पहुंच गई। गाड़ी पोर्च में खड़ी देख मेरा मन घबराए कि आज संतोष इस समय घर पर क्यों है। मैं दबे पांव घर में घुस गई। बेडरूम से बिमला और संतोष की खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनों को रोक नहीं पाई। मैंने खिड़की से अंदर झांकने का प्रयास किया। बिमला बेड पर लेटी हुई थी। यह देख मेरी आंखें शर्म से झुक गई। बिमला तो पैसे के लिए सब कुछ कर सकती है, परंतु संतोष इतना गिर जाएंगे, वह भी इस उम्र में, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। आज संतोष का देखकर लग रहा था उनमें और जानवर में भला क्या अंतर है। जैसे पशु अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी मुंह मार लेता है, वैसे ही संतोष जैसा पुरुष भी इतने दिन बाद घर आने की मेरी सारी खुशी का फूल हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मैं जलते हुए रेगिस्तान में अकेले झुलस कर खड़ी हुई हूँ। दूर दूर तक मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं है। फिर भी अपने को संयत करके मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटा दिया था। जानी पहचानी आवाज़ संतोष की थी। बिमला, देखो तो जरा इस दोपहर में कौन आ मरा। बिमला अपनी साड़ी और बाल ठीक करती हुई दरवाजे तक आई। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांककर मुझे देखते ही बिमला के होश उड़ गए। मैंने जोर से पैर मारकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया। संतोष और बिस्तर दोनों अस्त व्यस्त थे। वह पत्नी को अचानक सामने देख आश्चर्य जी भर उठे थे। अपने को संभालते हुए बोले, तुमने अपने आने के बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं गाड़ी लेकर एयरपोर्ट आ जाता। मैं गुस्से से कहा, तुम एयरपोर्ट आ जाते तो मैं तुम्हारी रंगरेलियाँ कैसे देख पाती। संतोष हड़बड़ा कर बोले, तुम कैसी बातें कर रही हो। मुझे बुखार था, इसीलिए बिमला ने से मैंने सर दबाने को कहा था।
संतोष की बात सुनकर मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। संतोष, कुछ तो शर्म करो। बिमयानी सीधी आवाज़ में संतोष बोले, तुम जाने क्या सोच बैठी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हिचरत से संतोष की ओर देखा था। क्रोध से मैं थर थर काँप रही थी। मैंने जोर से बिमला को आवाज़ दी, वाह बिमला वाह, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। मैंने तुम पर आंख मूंद कर विश्वास किया। लोग तुम्हारे बारे में कितना कुछ कहते थे, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनी। अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहती। बिमला, तुम आज और अभी कमरा खाली कर दो और यहाँ से चली जाओ। भाभी, मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम कहीं भी जाओ, जियो मरो मेरी बला से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मेरा दिल पिघलने के लिए बिमला ने आखिरी अस्त्र का प्रयोग किया और मेरे पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अपना सर मेरे पैरों पर रखकर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम अपना सामान खुद बाहर निकालोगी कि मैं वॉचमैन से कहकर बाहर फेंकवा दूं? मैं खिड़की से चोर निगाहों से संतोष के घबराए हुए चेहरे को देखा। वह ड्राइंग रूम में बेचैनी से चहलकदमी करते हुए चक्कर काट रहे थे और साथ ही बार बार चेहरे से पसीना पोंछ रहे थे। मैंने फिर बिमला को कड़कती आवाज़ में सामान उठाने के लिए कहा और मेरे क्रोध से बिमला डर गई और निराश होकर उसने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आज संतोष ने मेरे विश्वास को तोड़ा था। मेरे मन में विचारों की उधर धूम मची हुई थी। 30 वर्ष में मेरा विवाहित जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। संतोष जैसा पति पाकर मैं सदा से अपने को धन्य मानती थी। वह मस्त मौला और हंसोड़ स्वभाव के थे। रोते हुए को हंसाना उनके लिए चुटकियों का काम था। महिलाएं उन्हें बहुत पसंद करती थी, पर मुझे यह नहीं मालूम था कि 30 साल से बसे बसाए मेरे इस घर में मेरे पीठ पीछे यह सब हो रहा था। मैं आज खुद को कोस रही थी, क्यों मैं बिमला पर इतना विश्वास किया। मैं ड्राइंग रूम में जाकर चुपचाप बैठ गई थी। थोड़ी देर में संतोष मेरे लिए खुद चाय बना कर लाए और मेरे पैरों के पास बैठकर धीरे से बोले, संगीता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वह तो मैं बोर हो रहा था, इसीलिए टाइम पास करने के लिए उससे बातें कर रहा था। संतोष, तुम इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। आज मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है, विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मुझे एक बात बता दो, यह सब कब से चल रहा था? संगीता, तुम्हारी कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रही हो। मैं अपने पति की आंखों में घृणा से देखकर कहा, तो ठीक है, जो बाकी है वह भी करके अपनी इच्छा पूरी कर लो। मेरे यहाँ रहने से परेशानी है तो फिर से चली जाती हूँ। अंजलि की बहुत ज़रूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए भागी आई थी, परंतु तुम तो दूसरी दुनिया बसा चुके हो। मैं बेकार में अपना माथा खाली कर रही हूँ। व्यर्थ का तमाशा मत बनाओ, मेरे सामने से हट जाओ। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बिमला किस चीज़ क्यों आवाज़ और सामान समेटने की आवाज़ बीच बीच में आ रही थी। मेरा घर उजड़ रहा था और आज मैं बहुत दुखी थी। मुझे बिमला से ज़्यादा संतोष दोषी लग रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अब अपना सिक्का ही खोटा तो दूसरे को क्या दोष दें। कुछ भी हो, पर बिमला को यहाँ से निकालना अब आवश्यक था। वह उसे घड़ी को कोस रही थी जब उसने बिमला को अपने घर पर काम करने के लिए रखा था। लगभग 15 साल पहले मेरी ननद की ननद सबिता दीदी ने बिमला को मेरे पास काम के लिए भेजा था। मेरी काम वाली हमेशा के लिए गांव चली गई थी। 2 बेटियां, पति और बूढ़ी अम्मा जी के सारे काम करते करते मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे नहीं, काम वाली की सख्त ज़रूरत थी। सबिता दीदी ने कह दिया था कि बिमला नई है, इसीलिए इस पर निगाह रखना। सबिता दीदी की यह बात याद आते ही मैं अतीत में खो गई थी। बिमला का जीवन तो मेरे लिए खुली किताब की तरह है। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा। मुझे वह याद आ गया जिस दिन पहली बार
बिमला मेरे घर आई थी। 21-22 साल की बिमला का रंग दूध की तरह सफ़ेद था। गोल चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में निहिता थी। अपने में सिकुड़ी सिमटी हुई, एक बच्चे की उंगली पकड़े हुए तो दूसरे को गोद में उठाए हुए कतर निगाहों से काम की याचना कर रही थी। उसे काम की सख्त ज़रूरत थी। उसके माथे की जख्म को देख मैं पूछ बैठी, यह चोट कैसे लगी? बिमला धीरे से बोली थी, मेरे आदमी ने हंसिया फेंक कर मारा था। मेरे माथे को छूता हुआ निकल गया था, उसी से घाव हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं उसे उसकी समझाते हुए कहा था, ऐसे आदमी के साथ क्यों रहती हो? अब मैं उसे छोड़कर शहर आ गई हूँ, यहाँ नई हूँ, इसीलिए ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। बिमला पर दया आ गई थी। तुम्हारे बच्चे कहाँ रहेंगे? मैंने पूछा। जी, जब तक कोठरी नहीं मिलती वे दोनों बरामदे में बैठे रहेंगे। अम्मा जी अंदर से बोली थी, इसको रखना बिल्कुल बेकार है। दो दो बच्चे हैं, सारे घर में घूमते फिरेंगे। मुझे रसोई के अंदर पड़े हुए ढेर सारे जूठे बर्तन याद आ रहे थे। मैं बिमला से बर्तन साफ करने को कहा। उसने फुर्ती से अच्छी तरह बर्तन साफ किया, स्टैंड में लगाए, स्लैब और गैस साफ करके रसोई में पोछा भी लगा दिया था। उसके काम से मैं निहाल हो उठी थी। धीरे धीरे मैं उसकी मुरीद होती गई। बच्चे सीधे थे, बरामदे में बैठे रहते थे। मेरे बच्चों के पुराने कपड़े पहनकर खुश होते, टूटे फूटे खिलौने से खेलते और बच्चा खुचा खाना खाते। बिमला मेरे घर के सारे कामों को मन लगा कर करती थी। मेहमानों के आने पर वह घर के कार्यों के लिए ज़्यादा समय देती थी। मैं भी उसका पूरा ध्यान रखती थी। तीज त्योहारों पर मैं बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा देती थी। बिमला भी मेरे को एहसान तले दबी रहती थी। मुझे अपना आत्मीय समझ, अपने दिल की बातें मुझसे कह देती थी। दो छोटे छोटे बच्चों को पालना आसान नहीं था। बिमला ने धीरे धीरे आसपास के कई घरों में काम पकड़ लिया। मैं देखी थी जैसे चिड़िया अपनी चोंच में दाने भरकर सीधा जाकर अपने घोंसले में रुकती है, वैसे ही वह कहीं से कुछ मिलता तो सब कुछ इकट्ठा करके बच्चों के लिए ले आती है। कपड़े मिलते हैं तो उन्हें काट पीट कर बच्चों की नाप के बनाकर पहनाती। इसलिए मैंने अपनी पुरानी सिलाई मशीन भी उसे दे दी थी, जिसे पाकर वह बहुत खुश थी। बिमला एक दिन रमेश को लेकर आई थी। भाभी, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मैं उसे हिम्मत बनाते हुए बोली थी कि इस आदमी की अच्छी तरह जांच परख लेना, कहीं पहले वाले की तरह यह भी हाथ न उठाने लगे। बिमला ने खुशी खुशी बताया था कि वह मेरे बच्चों को अपनाएगा और मैं पहले की तरह ही काम करती रहूँगी। वह 8-10 दिन की छुट्टी लेकर चली गई थी। संतोष को पता चला तो बोले, गई भैंस पानी में, वह तुम्हें गच्चा दे गई, अब दूसरी ढूंढो। इसके भी पैर निकल आए हैं। बिमला अपने वादे की पक्की निकली। वह 10 दिन बाद आ गई थी, परंतु यह क्या, उसका तो रूप ही बदल गया था। अब वह नई नवेली के रूप में थी। लाल बड़ी सी बिंदिया उसके माथे पर सजी हुई थी, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक, गोरे गोरे पैर पायल बिछिया और महावर से सजे हुए थे। हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ और चटक लाल चमकीली साड़ी पहने हुए थे। चेहरे पर शर्म की लाली थी। मैंने मजाक किया, क्यों रे, सीधे मंडप से उठकर चली आई है क्या? संतोष तो एकटक उसको निहारते रह गए थे। धीरे से बोले, यह तो छमक छल्लो दिख रही है। मैं तो बहुत खुश थी कि चलो इसके जीवन में खुशियां ने दस्तक तो दी, जबकि आस पड़ोस की महिलाओं को घोषित कहा गया था कि काश उस दिन मिसेज वर्मा की बात मैं मान लेती। उन्होंने मुझे सावधान करते हुए कहा था, इसे सावधान रहना, यह बदचलन औरत है, इसके संबंध कई आदमियों से है। गीता जी ने नहले पर दहला मारा था। यह बहुत बदमाश औरत है। हम लोगों से साड़ी सूट मांग कर ले जाती है और अपनी झुग्गी पर जाते ही बेच देती है। मैं टोकित से बोली थी, इस बातों से मुझे क्या मतलब है, मेरा काम वह ठीक से करती है, बस इतना ही काफ़ी है। बिमला ने अपने बच्चों के लिए ख्वाब पाल रखे थे। दोनों बच्चों का स्कूल में नाम लिखा दिया था। रमेश से शादी के बाद बच्चों ने उसका ध्यान बटाने लगा था। वह बच्चों को स्कूल और ट्यूशन भेज रही थी।
अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठी थी। दोनों स्कूल जाने का बहाना करके इधर उधर घूमा करते थे। बिमला का बेटा पान मसाला खाने लगा था, पैसा चुरा कर जुआ भी खेलने लगा था। बेटी तनु बाहर लड़कों से नजरें लड़ाई। दोनों बच्चों की वजह से उसके और रमेश के बीच अक्सर लड़ाई हो जाती थी। रमेश भी नकली चेहरा उतार कर खूब शराब पीने लगा था। एक दिन वह तनु को लेकर आई थी और बोली, यह दिन भर आपके पास रहेगी तो 4 अच्छी बातें सीख लेगी। तनु को देखे हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। वह जीन्स कुर्ती पहन कर आई थी। उसके कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। मैं स्वयं उसको खूबसूरत परी को एकटक देखती रह गई थी। वह हाथ में मोबाइल पकड़े हुए थी। उसका मोबाइल थोड़े थोड़े अंतराल में बजता रहा। वह कमरे से बाहर जाकर देर तक बातें करती रही। मैं समझ गई थी कि तनु का किसी के साथ चक्कर जरूर है। मैं बिमला को आने वाले खतरे के लिए आगाह कर दिया। शायद वह भी उन बातों से वाकिफ थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी की हरकतों से उसकी कोई बदनामी हो। उसने रमेश की सहायता से आनन फानन में उसकी सगाई कर दी। बिमला खुश होकर लड़के वाले के द्वारा दिया हुआ सोने का हार मुझे दिखाने भी लाई थी। उसने इशारों में मुझे 10,000 रुपये की फरियाद भी कर दी थी। संतोष ने उस रुपये देने के लिए हाँ कर दी थी। अम्मा जी के कान में भनक लग गई थी कि बिमला को पैसे देने की बात चल रही है, तो वह नाराज हो उठी थी, क्योंकि उन्हें बिमला फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि सबसे ज़्यादा काम उन्हीं का करती थी। उनको रोज नहला धुलाकर उनके कपड़े धोती थी, उनके बाल बनाती थी, रोज उनके पैरों में मालिश किया करती थी, लेकिन उनके नज़रों में बदचलन औरत थी। काश उस समय मैं उनकी बातों पर ध्यान दे देती तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। संतोष और मेरे डर से अम्मा जी ने उसे भगा नहीं पाती थी, वरना वे उसे एक दिन ना टिकने देती। कुछ दिनों में पता चला कि तनु अपने प्रेमी के साथ वह सोने का हार लेकर रफू चक्कर हो गई है। बिमला के रोने धोने के कारण रमेश ने शादी के लिए जोड़े हुए रुपए लड़के वालों को देकर किसी तरह मामले को निपटाया था, परंतु बिरादरी में वह उसकी बदनामी तो बहुत कर गई थी। साल भर बाद जब तनु की बेटी हुई तो भागती हुई सबसे पहले वह बेटी के पास पहुंची थी और चांदी के कड़े खरीद लाई थी और 5 फ्रॉक भी खरीद लाई थी। वह बहुत खुश थी, बोली थी, भाभी हम नानी बन गए हैं। वह है तो मेरी नातिन ही। मैं मुस्कुरा कर उसको देखते ही रह गई थी। मन ही मन वह बोली थी, कितनी भोली है बेचारी। मैं बिमला को 500 रुपये का नोट पकड़ा दिया था। मुझे याद है जब संतोष ऑफिस से आ गए थे, उन्होंने मुझे रुपए देते हुए देख लिया था। वह बोले, यह बहुत चालू है, तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अपना मतलब सिद्ध करती है। मैं बोल पड़ी थी, रहने भी दीजिए, ज़रूरत के समय वह हमेशा हाजिर रहती है। यह नहीं देखते आप? ठीक है, यह तुम्हारी दुनिया है, जो ठीक समझो करो। इधर रमेश दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया था। वह रोज शराब पीने लगा था। वह पी करके रात में आता और हंगामा करता। अक्सर बिमला पर हाथ भी उठाने लगा था। बिमला सुस्त और अनमनी रहने लगी थी। एक दिन संतोष मुझसे बोले थे, तुम्हारी चमक छलो आजकल चुप चुप रहती है, शायद किसी परेशानी में है। यदि पैसों की ज़रूरत है तो दे दो। नहीं, पैसों की बात नहीं है। रमेश और बेटा दोनों शराब पीने लगे हैं। संतोष आश्चर्य से बोले थे, इतना सुंदर और सलीकेदार औरत होने के बावजूद वह दूसरी औरत पर मुंह मार रहा है। बिमला इधर काम पर आती थी, उधर रमेश भी प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। वह उसके घर में ही अपना हक जताने लगी थी। यदि वह कोई शिकायत करती तो रमेश बिमला की पिटाई कर देता था। बिमला किसी भी तरह अपने और रमेश के रिश्तों को बचाना चाहती थी। जब उसका नशा उतर जाता तो वह बिमला के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता था। वह पिघल जाती थी। इधर समीर भी आवारा लड़कों के साथ चोरी, जुआ, शराब आदि का शौकीन बन गया था। बिमला के यहाँ छुपाए हुए बिमला इधर काम पर आती थी, उधर रमेश की प्रेमिका उसके घर पर आ जाती थी। धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ गई। बिमला किसी भी तरह अपने और रमेश के रिश्तों को बचाना चाहती थी।
जब उसका नशा उतर जाता था तब वह बिमला के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगती थी। समीर भी आवारा लड़कों के साथ चोरी, जुआ, शराब आदि का शौकीन बन गया था। बिमला के यहाँ वहाँ छुपाए हुए पैसे वह चुपचाप गायब कर लेता था और रमेश का नाम लगाकर घर में महाभारत मचवा देता था। एक बार उसके नए मोबाइल को देखकर उसने पूछा था तो बोला, हमारे मालिक ने हमें ठीक करवाने के लिए दिया है। एक दिन समीर के पास में रूपों की गाड़ी को देखकर उसका माथा ठनका था, परंतु एक दिन वह गांव की एक लड़की को फुसला कर ले भागा था। लड़की नाबालिग थी। उसके पिता ने पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने रमेश और बिमला को थाने में ले जाकर पिटाई की और 2 दिन के लिए बंद कर दिया था। 4-5 दिन के अंदर पुलिस ने समीर को ढूंढ निकाला था। नाबालिग लड़की को भगाने के जुर्म में समीर को जेल में बंद कर दिया था। रमेश की प्रेमिका माधवी ने अपनी कोशिश से रमेश को छुड़ा लिया था। पुलिस ने बिमला को भी छोड़ दिया था। अब रमेश को घर पर आया हो चुका था। उसकी माधवी का हक रमेश और उसके घर दोनों पर हो गया था। बिमला रोती पिटती मेरे पास पहुंची थी। उसका रोना बिलखना देख मेरा दिल पिघल उठा था। संतोष के लाख मना करने पर भी मैं बिमला को घर पर रख लिया था। वह बहुत खुश थी। मुझे बिमला के घर पर रहने से बहुत आराम हो गया था। वह मेरे घर, वह बाजार के सारे काम करती थी। इसी बीच अम्मा जी का भी देहांत हो गया। उसने देहांत को भी साल हो गए थे और बिमला को हमारे यहाँ रहते हुए लगभग 2 साल हो गए थे। अगर अम्मा जी जीवित होती तो बिमला को घर में कभी भी नहीं रहने देती। बिमला अक्सर अपने बच्चों को, रमेश को याद करके आंसू बहाने लगती थी। यह देख मेरा दिल पिघल उठता था और आज मेरे जीवन में ही अंधकार छा गया है। वह जब से यहाँ आई अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं डाली थी। आज वह बहुत दुखी थी। जीवन से निराश होकर मेरा मन फूट फूट कर रोने को हो रहा था। मैं संतोष की आवाज से वर्तमान में लौट आई थी। वह मुझे मोबाइल देकर बोले, लो अंजलि का 2 बार फोन आ चुका है। कह रही है, क्या बात है? माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। उनको फोन दीजिए, वह मुझसे बात करे। गुड़िया बहुत रो रही है। हेलो बोलते ही अपनी खींच कर बोली, क्यों माँ, पापा मिल गए तो मुझे और मेरी गुड़िया सबको भूल गई? कम से कम पहुँचने की खबर तो दे देती। माँ अपनी बेटी को जानती थी। अपनी आवाज़ को सामान्य करती हुई बोली, बेटा फ्लाइट में फ़ोन बंद किया था, फिर उसे ऑन करना ही भूल गई। गुड़िया को घुट्टी पिला दो और उसके पेट पर हींग मल दो। पेट दर्द से रो रही होगी, ठीक है ना? और उसके फ़ोन काट दिया। सामने खड़े संतोष का मुंह उतरा हुआ था। हाथ जोड़कर उसे बेटी को कुछ न बताने और कान पकड़कर माफ़ी मांगने का इशारा कर रहे थे। संतोष अपने हाथों से दूध बनाकर ले आए और बोले, तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, लेकिन प्लीज पहले खा लो। मुझे याद आया कि पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ नहीं खाया। संतोष अपनी दिव्य आवाज में बोले, मुझे 2-3 दिन से बुखार आ रहा था। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द भी हो रहा था, इसीलिए नाश्ता भी नहीं किया था। अब मैं उठकर संतोष पर भरपूर निगाह डाली तो वह काफी कमजोर और दुखी दिख रहे थे। उनका मासूम चेहरा डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। सब कुछ भूलकर मेरा दिल कसक उठा था। यदि संतोष को कुछ हो गया तो मैं चुपचाप सैंडविच उठा ली थी और संतोष से भी सर झुकाकर सैंडविच और दूध पी लिया था। रात दिन मजाक करने वाले गुमसुम देख मुझे बहुत अटपटा लग रहा था, परंतु मैं मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अलमारी से अपना सारा सामान हटाकर दूसरे बेडरूम में ले जा रही थी। जीवन के जिस मोड़ पर मुझे अपने जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही जीवन साथी धोखेबाज निकला। मेरे दिल में असीम पीड़ा हो रही थी। मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो चुके थे और हर टुकड़े के खून बह रहा था। मुझे दूर दूर तक भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जिससे मैं अपने दर्द को कहकर अपना मन हल्का कर सकूं। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। मुझे अपनी दुनिया सूनी और वीरान लग रही थी। पीछे से संतोष की धीमी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, डियर, तुम्हारे बिना मेरा टाइम पास कैसे होगा? पर आज यह आवाज़ मेरे दिल तक नहीं पहुंच सकी। आज मेरे बढ़ते कदम नहीं रुके। मैं संतोष को अनदेखी करके दूसरे बेडरूम की ओर चल पड़ी। ना जाने अब यह खाई हम दोनों के बीच कभी भी मिटेगी या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है।
क्या 30 साल की शादी में भी इंसान को धोखा मिल सकता है? दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिएगा। बाय बाय।